MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रक्रिया, राजनीतिक दल का गठन, पार्टी का संविधान, राजनीतिक दल का नाम, मिलने वाली सुविधाएं, इन सुविधाओं का दुरुपयोग, डीलिस्ट और रद्द हो निष्क्रिय दलों का पंजीकरण, बदलाव पर उदासीन है संसद, कागजी पार्टियां, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आइए जानते हैं। कागजी पार्टियां। भारत में हर व्यक्ति को राजनीतिक दल बनाने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। देश में करीब 3000 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। इनमें से ज़्यादातर चुनाव नहीं लड़ते। चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि आम चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के पंजीकरण की संख्या बढ़ जाती है। इसकी वजह यह है कि राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रक्रिया आसान है। ऐसी पार्टियों की संख्या काफ़ी अधिक है जो चुनाव आयोग के पारदर्शिता के नियमों का अनुपालन नहीं करती हैं। इन दलों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और चुनावी चंदा जुटाने के लिए किया जाता है। पार्टियों को मिलने वाले चंदे पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस नियम का फ़ायदा उठाकर लोग राजनीतिक दल बनाते हैं और उसे जानबूझकर निष्क्रिय रखते हैं। ऐसी पार्टियां लोकतंत्र की साख को कमज़ोर कर रही हैं। चुनाव आयोग ऐसे राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन उसके पास इन दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है। आयोग पिछले 2 दशक से राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार मांग रहा है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में यह पड़ताल अहम मुद्दा है कि लंबे समय से चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल सिर्फ कागज़ पर किस लिए चंदा हैं और चुनावी लोकतंत्र में इनकी प्रासंगिकता क्या है। दोस्तों, आइए जानते हैं राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रक्रिया। भारत में राजनीतिक दलों की संख्या 3000 से भी अधिक है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ते हैं। आइए जानते हैं कि भारत में कोई व्यक्ति राजनीतिक दल कैसे बना सकता है और राजनीतिक दलों को क्या सुविधाएं मिलती हैं। कैसे होता है राजनीतिक दल का गठन। भारत में राजनीतिक दल के गठन के लिए लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 में नियम तय किए गए हैं। अगर आप राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले चुनाव आयोग के पास पंजीकरण कराना होगा। चुनाव आयोग राजनीतिक दल बनाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी करता है। दल बनाने के लिए इच्छुक व्यक्ति को ये फॉर्म भरकर इसका प्रिंट आउट लेकर जरूरी दस्तावेजों के साथ 30 दिन के अंदर चुनाव आयोग को भेजना होगा। साथ ही 10,000 रुपये शुल्क जमा करना होगा। दोस्तों, अब हम पहले ही तैयार करना होता है पार्टी का संविधान। पहले कैसे होता है राजनीतिक दल का गठन, अब चलते हैं। पहले ही तैयार करना होता है पार्टी का संविधान। राजनीतिक दल की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले पार्टी का संविधान तैयार करना जरूरी होता है। इसमें इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि राजनीतिक दल का नाम और काम करने का तरीका क्या होगा। साथ ही संविधान में यह भी तय करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कैसा होगा। इसके अलावा पार्टी के उन लोगों की पूरी जानकारी भी देनी होगी जो पार्टी में प्रमुख पद संभालेंगे। पार्टी के संविधान के प्रति पर इन सभी लोगों के हस्ताक्षर भी करवाने होंगे। पार्टी के संविधान की प्रति पर इन सभी लोगों के हस्ताक्षर भी करवाने होंगे। दस्तावेजों में पार्टी के बैंक अकाउंट का ब्यौरा भी देना होगा। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। कैसे तय होता है राजनीतिक दल का नाम। राजनीतिक दल का नाम आपको खुद ही तय करना होगा। हालांकि आपकी ओर से सुझाए गए नाम को मंजूरी देना या नहीं देना पूरी तरह से चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा। नाम को अंतिम रूप देने से पहले चुनाव आयोग देखता है कि नाम पहले से ही किसी दूसरी पार्टी को तो नहीं दिया जा चुका है। चुनाव आयोग नए राजनीतिक दल के लिए अपनी तरफ से भी
आपको दूसरा नाम का सुझाव दे सकता है। आयोग आपसे भी पार्टी के लिए कोई दूसरा नाम मांग सकता है। पंजीकृत राजनीतिक दल को मिलने वाली सुविधाएं। चुनाव आयोग के पास पंजीकृत राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह के आवंटन में वरीयता मिलती है। इसके अलावा पंजीकृत राजनीतिक दल को आगे चलकर राज्य या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। हालांकि इसके लिए राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा करना होता है। पंजीकृत राजनीतिक चंदा ले सकते हैं और इस पर इनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। पंजीकृत राजनीतिक दल को भी चंदा देने वाले व्यक्ति को चंदे की रकम पर 100% टैक्स छूट मिलती है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी राजनीतिक दल को 1 करोड़ रुपए चंदा दिया है तो यह रकम उसके टैक्स योग्य आय से घट जाएगी, यानी इस रकम पर उसे इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अब हम देखते हैं राजनीतिक दल कैसे कर रहे हैं इन सुविधाओं का दुरुपयोग। मौजूदा नियमों के तहत एक बार पंजीकृत हो जाने के बाद राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द नहीं किया जा सकता है। ऐसे में हजारों की संख्या में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो चुनाव नहीं लड़ते हैं लेकिन उनका पंजीकरण बना रहता है। ऐसे निष्क्रिय राजनीतिक दल चंदा लेते रहते हैं क्योंकि उनको इस चंदे पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को चंदे की रकम 20,000 रुपये से कम होने पर इसका स्रोत नहीं बताना होता है। बहुत से निष्क्रिय राजनीतिक दल इस नियम का फ़ायदा उठाकर चंदे की रकम का स्रोत बताने से बच जाते हैं। ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं कि निष्क्रिय राजनीतिक दलों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग में भी किया जा रहा है। अब हम लास्ट पॉइंट, निष्क्रिय राजनीतिक दलों को डीलिस्ट कर रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने लंबे समय से चुनाव न लड़ने वाले और नियमों का पालन न करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ कदम उठाने का एक तरीका निकाला है। चुनाव आयोग पिछले कुछ वर्षों से ऐसे राजनीतिक दलों को डीलिस्ट कर रहा है। भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त OP रावत का कहना है कि चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन अगर राजनीतिक दल लंबे समय तक निष्क्रिय है तो आयोग उसे डीलिस्ट कर सकता है। आयोग पिछले कुछ वर्षों अभियान चलाकर निष्क्रिय दलों को डीलिस्ट कर रहा है। डीलिस्ट किए गए राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और वे इनकम टैक्स छूट के लिए भी पात्र नहीं रह जाते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं बदलाव पर उदासीन है संसद। राजनीतिक दल का पंजीकरण हो गया तो फिर उसका पंजीकरण रद्द नहीं किया जा सकता है, चाहे वह चुनाव लड़े या न लड़े। चुनाव आयोग ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर सके, इसके लिए कानून में बदलाव की जरूरत है, लेकिन संसद इस विषय में उदासीन है। भारत के कानून राजनीतिक दलों को कुछ विशेषाधिकार देते हैं। दलों को आय पर इनकम टैक्स नहीं देना होता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों को भी 100% छूट मिलती है। वहीं धर्मार्थ संगठनों जैसे NGO को दान देने वालों को सिर्फ 50% टैक्स छूट मिलती है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक दलों को 1 करोड़ रुपए चंदा देता है तो यह रकम उनकी टैक्स योग्य आय से घट जाती है और अगर वह 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो 30 लाख रुपए बचा लेता है। हालांकि अगर वही व्यक्ति NGO को दान देता है तो उसकी टैक्स योग्य आय सिर्फ 50 लाख रुपए कम होती है और वह 17.5 लाख रुपए ही बचा पाता है। राजनीतिक दलों को मिलने वाली इन सुविधाओं का क्या महत्व है, इसे आप आगे समझ सकते हैं। भारत में करीब 3,000 पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। एक बार पंजीकरण होने के बाद राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप राजनीतिक दल बनाकर चंदा ले सकते हैं।
आपको कोई टैक्स नहीं देना है। चंदा देने वालों को भी 100% टैक्स छूट मिलती है। ज़्यादातर पंजीकृत दलों ने दशकों से चुनाव नहीं लड़ा है। चुनाव आयोग लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि उसे ऐसी पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने की ताकत मिले, लेकिन अब तक इस दिशा में किए गए सारे प्रयास विफल रहे हैं। संसद इस पर कोई कानून पारित करने के लेकर उदासीन है। कानून के बिना चुनाव आयोग कोई कदम नहीं उठा सकता है। दूसरों देशों के साथ इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? ब्रिटेन में 3 से 91 राजनीतिक दल हैं। अमेरिका में 53 पार्टियां हैं। भारत में राजनीतिक दलों की संख्या सबसे अधिक है। सवाल है कि राजनीतिक दलों की इतनी बड़ी संख्या चुनाव और लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है। एक स्तर पर यह फंड जुटाने का तरीका हो सकता है। राजनीतिक दलों को अपने ऑडिट किए गए खातों को सार्वजनिक करना होता है, लेकिन उनको यह नहीं बताना होता है कि चंदे की रकम कहां से आई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को अवैध करार दिया है। राजनीतिक दलों के लिए 20,000 रुपये से कम राशि वाले चंदे के स्रोत का खुलासा करना जरूरी नहीं है। कुछ राजनीतिक दल सैकड़ों करोड़ रुपए चंदे की रकम को 20,000 रुपये से कम राशि में दिखा देते हैं। ऐसे में इस बात की जांच किए जाने की ज़रूरत है कि इस तरीके से राजनीतिक दल काला धन तो नहीं जुटा रहे हैं। वहीं NGO 1 रुपये की आय का स्रोत भी नहीं छिपा सकते हैं। बात सिर्फ वित्तीय पहलू की नहीं है। यहाँ सवाल यह भी है कि हम किस तरह के लोकतंत्र में रह रहे हैं। 2014 में 543 में ये 300 सांसदों को कुल पड़े मतों का 50% से भी कम मत मिला। 2019 में ऐसे सांसदों की संख्या 200 से अधिक थी। इसका एक प्रमुख कारण चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों की बड़ी संख्या है। क्या ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि कहा जाना चाहिए या सिर्फ यह कहा जाना चाहिए कि इनको किसी दूसरे से ज़्यादा वोट मिले हैं? इसके अलावा बड़ी संख्या में निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। हर लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय सहित औसतन 16 से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरते हैं। यहाँ मौलिक अधिकार का मुद्दा भी है। हमारे संविधान में किसी संगठन में शामिल होने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। एक राजनीतिक दल बनाने का अधिकार भी इसमें शामिल है। निश्चित रूप से यह अनमोल अधिकार है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन क्या इस अधिकार पर कोई तार्किक रोक लगाना सही होगा? इसको लेकर व्यापक विचार विमर्श किया जाना चाहिए। एक और सुझाव यह है कि आयकर विभाग को राजनीतिक दलों के खातों की जांच करनी चाहिए, खासकर आय के स्रोत के पूरे ब्यौरा का खुलासा न करने वाले राजनीतिक दलों के खातों की जरूर जांच होनी चाहिए। चुनाव न लड़ने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द किया जाना चाहिए। अब हम ऐसे राजनीतिक दल भी हो सकते हैं जिनका गठन विभिन्न मुद्दों पर बहस के लिए किया गया है और उनकी दिलचस्पी चुनाव लड़ने में नहीं है। संविधान इस पर कोई रोक नहीं लगाता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, लेकिन टैक्स छूट जैसे विशेषाधिकार ऐसे राजनीतिक दलों से वापस लिए जा सकते हैं। इस तरह विशेषाधिकार के बिना राजनीतिक दल काम करते रह सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों को लेकर एक अध्ययन किए जाने की ज़रूरत है। क्या राजनीतिक दलों में पदाधिकारी हैं? क्या इनकी नियमित बैठकें होती हैं? क्या बैठकों के मिनट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है? राजनीतिक दलों ने अपना उद्देश्य क्या बताया था और क्या वे इसके लिए काम कर रहे हैं? NGO के लिए इस तरह का अनुपालन जरूरी है, लेकिन राज दलों के लिए नहीं। रद्द हो निष्क्रिय दलों का पंजीकरण। देश के लोकतांत्रिक ढांचे और वित्तीय सेहत को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि चुनाव न लड़ने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द किया जाए। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बढ़ेगा और अवैध वित्तीय गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अभिनेता दलापति विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेत्री कजगम बनाने की घोषणा की थी। भारत के राजनीतिक परिदृश्य में यह एक नया राजनीतिक दल है। भारत में राजनीतिक दल देश के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि देश में
गंभीर राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। भारत में राजनीतिक दल बनाना आसान है। राजनीतिक दल बनाने की प्रक्रिया को आसान रखने का मकसद यह था कि समाज के सभी वर्गों की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि इसकी वजह से ऐसे राजनीतिक दलों की एक बड़ी संख्या हो गई है जो चुनाव नहीं लड़ते हैं। चुनाव आयोग के फरवरी 2024 आंकड़ों के अनुसार देश में 2800 से अधिक पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। इनमें से 2764 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। इनमें से ज़्यादातर चुनाव नहीं लड़ते हैं या मतदाताओं के बीच इनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है कि इनको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जा सके। चुनाव को लेकर गंभीर रवैया न रखने वाले राजनीतिक दलों की मौजूदगी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करती है। ऐसे राजनीतिक दलों का अस्तित्व सिर्फ कागज़ पर है या इनके गठन चुनाव लड़ने के बजाय किसी और मकसद के लिए किया गया है। ये राजनीतिक दल ना तो उम्मीदवार खड़े करते हैं और ना ही मतदाताओं के बीच इनका कोई मजबूत आधार होता है। इसके बजाय ये मतदाताओं को भ्रमित करने या दूसरे राजनीतिक दल के लिए किसी दूसरे उम्मीदवार की चुनावी संभावनाएं कमज़ोर करने का काम करते हैं और इसी तरह चुनावी लोकतंत्र की गरिमा को कम करते हैं। इन निष्क्रिय राजनीतिक दलों का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स देने से बचने के लिए किया जा रहा है। भारत में राजनीतिक दलों को कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं। राजनीतिक दलों को चंदे पर 100% टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा राजनीतिक दल को चंदा देने वाले व्यक्ति को भी चंदे की रकम पर टैक्स छूट मिलती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29B और 29C राजनीतिक दलों को चंदा लेने की अनुमति देता है। हालांकि उनको 20,000 रुपये से अधिक के चंदे का रिकॉर्ड रखना होता है और चंदे की रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास जमा करानी होती है। इसका मतलब है कि राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से कम चंदे की रकम का रिकॉर्ड नहीं रखना होता है। इस नियम का फ़ायदा उठा कर कोई व्यक्ति या कंपनी ऐसे राजनीतिक दलों को भी चंदा देकर टैक्स छूट क्लेम कर सकती है जो चुनाव नहीं लड़ते हैं। राजनीतिक दलों को चंदा की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग भी की जा रही है। कड़ी निगरानी न होने और पंजीकरण की प्रक्रिया आसान होने के कारण राजनीतिक दल टैक्स से बचने का एक आकर्षक विकल्प बन गए हैं। मौजूदा समय में चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बार बार याचिका दाखिल करके मांग की जाती है कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार दिया जाए। देश के लोकतांत्रिक ढांचे और वित्तीय सेहत को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि तय मानकों पर खरे न उतरने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। लगातार चुनाव में भागीदारी न करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राजनीतिक प्रक्रिया में दिलचस्पी रखने वाले राजनीतिक दल ही चुनाव आयोग के पास पंजीकृत रहेंगे। इसके अलावा एक तय संख्या से कम वोट पाने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। राजनीतिक दलों के लिए पारदर्शी और ऑडिट किया गया वित्तीय रिकॉर्ड रखना जरूरी होना चाहिए। ऐसा करने में असफल रहने वाले दलों का पंजीकरण रद्द करके उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। राजनीतिक दलों के लिए जरूरी हो कि उनके सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या हो और राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी हो। सिर्फ कागज़ पर मौजूद राजनीतिक दलों को निलंबित किया जाए या उनका पंजीकरण रद्द हो। निष्क्रिय राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करके भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि यहाँ के राजनीतिक दल लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इससे न सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी बल्कि अवैध वित्तीय गतिविधियों के लिए राजनीतिक दलों का दुरुपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। भारतीय लोकतंत्र की पवित्रता को संरक्षित करने और अर्थपूर्ण राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक कदम है। ऐसा करके ही राजनीतिक तंत्र को पारदर्शी और जवाबदेह बना सकते हैं। आइए जानते हैं, इसमें 2 सवाल हैं। क्या निष्क्रिय राजनीतिक दलों का चुनावी चंदे और टैक्स छूट के लिए इस्तेमाल हो रहा है? इसमें हाँ सही है, इसमें 85% है।
हाँ और नहीं 15%। चुनाव आयोग को निष्क्रिय राजनीतिक दलों को पंजीकरण रद्द करने की ताकत मिलनी चाहिए। हाँ 80%, 20% नहीं, लेकिन इसमें इस प्रकार वर्तमान में जो चुनाव आयोग चल रहा है, इस प्रकार प्रक्रिया रही तो इसमें संदेह की स्थिति भी पैदा हो सकती है। प्लीज़ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।